हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं इस समय दिसंबर 2018 के नेट यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र को, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का। और इसके जो 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने उसे ना देखा हो तो आप लोग देख लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन पर पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट क्या कहा था? तो आम लोगों के उलट कहा था वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन क्या बतलाया इन्होंने? इन राष्ट्रवादी आंदोलन को बतलाया वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन। वह कौन थे? तो देखिए, जो राष्ट्रवादी आंदोलन को वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन कहा था रविंद्र कुमार ने। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। रविंद्र कुमार ने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन से पूर्व क्या किया था? तो राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया था। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सेकेंड, रविंद्र कुमार। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 1919 के एक्ट की जो विशेषता नहीं है वह हमें बतलाना है। तो देखिए, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल ये सही है। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, यह भी 1919 का है। विधान परिषद के बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, तो नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें थर्ड सही है। और जो फोर्थ है कि सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, तो यह भी सही है। सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था 1919 के एक्ट के तहत। तो देखिए, जो हमारा आंसर सही होगा कि 1919 के तहत क्या नहीं किया गया था? तो 1919 के तहत विधान परिषद के बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो दिया है तो यह गलत है, क्योंकि नहीं दिया गया था। तो देखिए, जो इस अधिनियम में जो भारत शासन अधिनियम 1919 की है, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की थी। जो राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई थी, वही बात यहाँ पे की गई है। आप लोग केंद्र सुन के कंफ्यूज मत होइएगा। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की बात देखिए की गई है यहाँ पे। तो 1919 के तहत ये की गई थी। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। और विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, तो इसने विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना अनिवार्य किया एवं राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया इसके तहत। और इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया था। तो थर्ड भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो गलत है, थर्ड वाला, कि विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार, तो यह 1919 के तहत नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। जो मौलिक अधिकार है वह राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने के अनुदेशन देते हैं। हमें देखिए इसमें विचार करना था, जो सही है वही बतलाना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया उसमें दिया गया है कि मौलिक अधिकार जो है वह राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कुछ राज्य को कुछ कार्य करने के अनुदेशन देते हैं। तो ये देखिए, ये सही है। जो मौलिक अधिकार है वह राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। नीति निर्देशन सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने के अनुदेशन देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट तो सही होता है और सेकंड देख लेते हैं हम अपना। पहला सही था हमारा। सेकंड है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। तो सही है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और थर्ड है कि यदि संविधान के भाग 4 में उदित किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। तो देखिए, यह कथन जो है यह गलत है। और जो फोर्थ है कि निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है। जो निर्देशक सिद्धांत है उसे किसके द्वारा लागू करना होता है? तो विधान द्वारा। तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हुआ 1 2 4 है। 1 2 4, थर्ड वाला गलत था। तो 1 2 4 हमारा सही होगा। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। जो मौलिक अधिकार है वह राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत वो क्या करता है? तो राज्य को कुछ कार्य करने के अनुदेशन देता है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और ये जो निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है। तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है वह हमें बतलाना है। तो देखिए पहला है कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के में शामिल है। तो देखिए हमें क्या बतलाना है, गलत बतलाना है। तो जो ये पहला है हमारा सही है, जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 क में है और भाग 4 क में है, शामिल किए गए हैं। और जो सेकंड है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा, हमें देखिए बतलाना क्या है, गलत बतलाना है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वह 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अतः स्थापित किए गए, तो ये भी सही है। थर्ड है मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, तो ये बाध्य नहीं है। तो हमें क्या बतलाना है, गलत बतलाना, तो ये गलत हुआ क्योंकि इसके लिए बाध्य नहीं है कि व्यक्ति को पूरे ही करने होंगे जो मौलिक कर्तव्य हैं। और जो फोर्थ है कि 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन नियम 2006 द्वारा जोड़ा गया, तो देखिए ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्य रहने, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमें दोनों गलत ही बतलाना है। तो हमारा आंसर 3 और 4। देखिए ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन नियम द्वारा 2006 में द्वारा जोड़ा गया, तो ये क्या है, ये गलत है। 2002 होगा, 2006 नहीं होगा। जो 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था वह 2002 द्वारा जोड़ा गया था, 2006 नहीं होगा। और उसके बाद जो मौलिक कर्तव्य है देखिए वो क्या है, तो उसमें कोई बाध्यता नहीं दी गई है कि आपको करना ही होगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही हुआ। और हमें बतलाना क्या था, गलत, तो थर्ड और फोर्थ होगा हमारा आंसर सही। तो ऑप्शन थर्ड सही हुआ। मौलिक कर्तव्य क्या है, देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वह संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग 4 क में शामिल है, जो 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार या मूल कर्तव्यों को अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थ या दंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए ही है, ना कि विदेशियों के लिए। यह सही है। और उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन नियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, 2006 में नहीं जोड़ा गया था, तो इसलिए हमारा जो थर्ड और फोर्थ गलत था, तो हमें गलत ही बतलाना था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था जो वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, जो कि पहले कहाँ शामिल थे, तो जो वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण जो है वह शामिल था राज्य सूची में, तो उसे हटाकर कहाँ कर दिया गया, समवर्ती सूची में। तो वह संविधान संशोधन कौन सा था यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को क्या किया गया था, तो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो हमारा आंसर इसमें फोर्थ सी होगा। तो इसको 42वें संविधान संशोधन ने क्या किया, वन्य जीवों तथा वन संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। राज्य सूची से मतलब जो 5 विषय थे उसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वह कौन कौन से विषय थे, देखिए शिक्षा जो पहले राज्य सूची में थी वह समवर्ती सूची में डाली गई। वन भी जो पहले क्या था, तो राज्य सूची में था, बाद में यह समवर्ती सूची में शामिल हुआ। फिर वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण की भी बात पहले राज्य सूची में थी, बाद में इसे समवर्ती सूची में कर दी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन किया गया, तो समवर्ती सूची के द्वारा इसमें ये सब राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उप राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा एक ही व्यक्ति जो है वह एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, यह हमें बतलाना है। तो देखिए जो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा कि 7वां संविधान संशोधन नियम 1956 द्वारा। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो एक व्यक्ति को अन्य एक से अधिक जगह राज्यपाल नियुक्त होने का नियम पारित किया गया। देखिए जो 7वां संविधान संशोधन है वो 1956 के तहत हुआ था,
और इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय को न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। देखिए इसके तहत क्या क्या किया गया ये बतलाना है, ये हम बता दें आपको। तो 7वां संशोधन नियम 1956 के द्वारा पहला तो एक राज्यपाल, एक व्यक्ति जो है वहाँ एक की जगह अन्य जगह का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, और या तो केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यह बात की गई थी 7वें संविधान संशोधन के। दूसरी बात की केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। और थर्ड इसमें यह सम्मिलित है कि 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था भी 7वें संविधान संशोधन नियम 1956 द्वारा की गई। उसके बाद वही एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एवं संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल बनाने की भी व्यवस्था की गई। तो 7वें संविधान संशोधन में कौन कौन से नियम दिए गए? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1956 में। इनमें देखिए इसमें बात क्या क्या की गई? इसमें बात की गई कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया, 2 या अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की बात की गई, उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, और एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल बनाने की भी बात इसके तहत की गई। तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 से होगा, 7वां संशोधन अधिनियम 1956। देखिए नीचे 2 सूची दी गई है। सूची 1 में प्रधानमंत्री दिए गए हैं, जबकि सूची 2 जो है उसमें क्या दी गई है? तो सरकार दी गई है। तो हमें क्या करना है? सरकार और प्रधानमंत्री दोनों सूचियों को मिलाना है, दोनों सूचियों को मिलाना है। देखिए पहले हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर हैं, यह किस सरकार में मुख्यमंत्री बने थे यही बतलाना है हमें। प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे चंद्रशेखर किस सरकार में थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे? तो जो चंद्रशेखर थे वे राष्ट्रीय मोर्चा के पार्टी में थे। उस समय राष्ट्रीय मोर्चा के पार्टी में थे जब चंद्रशेखर जो थे वह प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। देवगौड़ा संबंधित है संयुक्त मोर्चा से। चंद्रशेखर राष्ट्रीय मोर्चा से और देवगौड़ा जो है वह संयुक्त मोर्चा से। अटल बिहारी वाजपेयी तो यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से, एनडीए से। और जो मनमोहन सिंह है वह यूपीए से, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से। तो मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से, देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा से, चंद्रशेखर राष्ट्रीय मोर्चा से। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सही हुआ 3412, 3412 यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होता है 3412। तो एक बार और देख लेते हैं। चंद्रशेखर संबंधित थे राष्ट्रीय मोर्चा से, देवगौड़ा जी संबंधित थे संयुक्त मोर्चा से, अटल बिहारी वाजपेयी संबंधित थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से, और जो मनमोहन सिंह थे वह संबंधित थे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जो लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्ष हैं उनको उनके कालक्रम के अनुसार क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। पहले कौन था ऐसे करके हमें व्यवस्थित। देखिए अगर इन चारों में हम लोग देखेंगे तो पहले थे जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे, तो सबसे पहले इनमें से जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे वह थे एन संजीव रेड्डी। पहले नंबर पे आएंगे एन संजीव रेड्डी। फिर सेकेंड नंबर पे आते हैं शिवराज बी पाटिल। शिवराज बी पाटिल जो सेकेंड नंबर पे थे। उसके बाद है मनोहर जोशी थर्ड नंबर पे, और फोर्थ में है सोमनाथ चटर्जी। तो जो हमारा आंसर सही होगा है आपका 4132, 4132। तो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन 4। तो पहले संजीव रेड्डी, फिर शिवराज बी पाटिल, उसके बाद आते हैं मनोहर जोशी, उसके बाद आएंगे सोमनाथ चटर्जी। ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश दी थी? यह बतलाना है कि जो सरकारिया आयोग ने सिफारिशें दी थी किसके नियुक्ति के विषय में? तो राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में सरकारिया आयोग द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी वही हमें कूट के माध्यम से बतलाना है। तो देखिए पहला है कि वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। सरकारिया आयोग में जो राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में दिए थे, जो बात की थी उसमें यह सम्मिलित था कि वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड है कि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। जो राज्यपाल नियुक्त हो रहा है वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। यह बात भी सरकारिया आयोग में की गई थी। थर्ड है कि वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति के घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो यह भी सरकारिया आयोग द्वारा सम्मिलित किया गया था। और फोर्थ है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने समानता राजनीति में विशेषकर हलिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। तो ये सम्मिलित है
सरकारिया आयोग के विषय में सम्मिलित है, राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। तो इन सब की बात की थी, सरकारी आयोग द्वारा की गई थी राज्यपाल से संबंधित। तो ऑप्शन हमारा 4 सी होता है। देखिए, जो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग का प्रमुख जो सिफारिशें दी गई थी, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी वह है, देखिए, पहला है कि वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जो राज्यपाल होगा वह कैसा होगा, वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। सेकेंड है कि वह राज्य में बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। जो राज्यपाल है वह उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस राज्य में वह राज्यपाल बनने जा रहा है। यह बात की गई थी सरकारी आयोग में कि वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। थर्ड बात कही गई है आयोग द्वारा कि वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। फोर्थ कहा गया है सरकारी आयोग द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने समांतर राजनीति में, विशेषकर जो जिस समय की हालिया राजनीति जो चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा भाग न लिया हो। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार के भंग नहीं कर सकता है। राज्यपाल जो है वह विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। इस बात की हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पंचायत की पदावधि से संबंधित जो सत्य कथन है वह हमें बतलाने हैं। तो पहला दिया गया है पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक होनी चाहिए। तो देखिए, निर्वाचित होने की तारीख से नहीं, यहाँ गलत हुआ है, क्योंकि वह जब प्रथम अधिवेशन में भाग लेती है, जब प्रथम अधिवेशन होता है पंचायत का, तो उस समय से यह मतलब 5 साल तक होता है। अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्षों तक पंचायत जो है अपने पदों पर बनी रहती है। तो निर्वाचित होने की तारीख से नहीं, तो यह गलत है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। सेकेंड है कि जो यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर ही हो जाने चाहिए। तो यह बात सही है। यह बात कही गई है 243 के पंचायत के जो संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायत से संबंधित बात कही गई थी, तो उनमें यह बात कही गई है कि पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख, सॉरी ये तो गलत था। सेकेंड, यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव क्या करना चाहिए, तो चुनाव 6 माह के भीतर ही हो जाने चाहिए। इस बात की व्याख्या की गई है अनुच्छेद संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन के तहत। और थर्ड है कि समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा। देखिए, यह भी गलत है, क्योंकि समय से पूर्व अगर पंचायत भंग हो जाती है तो जो समय बचा रहता है, समझ लीजिए अगर 5 साल का समय है और पंचायत जो है वह 2 साल में भंग हो गई, तो जो 3 साल का समय बचा हुआ है उसी समय के लिए जो नया गठन होगा, नए पंचायत का गठन होगा, वह 3 साल के लिए ही होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। तो हमारा यह कथन भी गलत है, हमें सत्य बतलाना है। देखिए, फोर्थ में क्या दिया गया है, यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम बची है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तो यह बात सही है कि यदि पंचायत की पदावधि 6 माह बची हुई, 6 माह से कम है, यानी 4 या 5 महीने बची हुई है और वह भंग हो जाती है, तो पुनः निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ हमारा सही है। ऑप्शन 4 देखिए हमारा सही है, सेकेंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें कथन और कारण, देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन में क्या कहता है, अभिकथन कहता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ में वर्णित किया गया है, तो यह सही है। और कारण क्या कहता है कि राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने, देश की एकता और अखंडता के सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। तो यह बात भी देखिए सही है। तो यह व्याख्या भी कर रहा है, इसमें राज्यों का संघ कहा गया है, इसमें राज्यों के संघ की व्याख्या कर दी गई है। तो दोनों बातें सही है। जो आर है वो एक ही व्याख्या भी करता है। इस आधार पर जो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या, सॉरी उल्टा दिया गया यहाँ पे, देखिए व्याख्या करती है ना। ऑप्शन फर्स्ट सी होगा। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या नहीं करता है, बी में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है। तो किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की आलोचना की गई थी, क्या कहकर, तो गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर। तो उच्चतम न्यायालय को किसके द्वारा गहन विरोधाभास संस्थान कहकर क्या की गई, आलोचना की गई थी। किसके लिए, तो शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण, शक्तियों के अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहा गया था। उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा कहा गया था, बस यही हमें बतलाना है। तो देखिए ये कहा गया था पटाभी मेहता के द्वारा।
तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। जो प्रताप बी मेहता थे उन्होंने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो यह कहता है कि जो सभी जो प्राधिकरण है भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, यह किस अनुच्छेद के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144 ये कहता है कि सभी प्राधिकरण जो है वह भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। और जो अनुच्छेद 139 है इसके द्वारा कहा गया है कि कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। किसी भी विषय पर रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है अनुच्छेद 139 के तहत। अनुच्छेद 141 क्या कहता है? अनुच्छेद 141 के तहत कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों को सभी न्यायालयों पर लागू होने की व्याख्या की गई अनुच्छेद 141 के द्वारा। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का परावर्तन करना जो है उसकी व्याख्या अनुच्छेद 142 में की गई है। तो जो प्राधिकरण है सभी भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे, जो सभी प्राधिकरण है, तो यहाँ बात करता है अनुच्छेद 144। थर्ड हमारा सही होता है। देखिए सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट में क्या है, समाचार पत्रों के नाम है, और सेकेंड में उनके संपादक के नाम है। तो समाचार पत्रों से उनके संपादकों से हमें क्या करना है, मिलान करना है। चलिए सूची देखते हैं। सूची 1 में देखिए द हिंदू। तो जो द हिंदू समाचार पत्र है वो किससे संबंधित है? द हिंदू संबंधित एन रवि से। द टाइम्स ऑफ इंडिया संबंधित है जयदीप बोस से। द हिंदुस्तान टाइम्स किससे संबंधित है? तो सुकुमार रंगनाथन से, द हिंदुस्तान टाइम्स। और द इंडियन एक्सप्रेस संबंधित है राजकमल झा से। द हिंदू एन रवि, द टाइम्स ऑफ इंडिया सुकुमार रंगनाथन, द टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस का है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस का है, जयदीप बोस। द हिंदुस्तान टाइम्स सुकुमार रंगनाथन का है, और उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस राजकमल झा का है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन सही होता है 3142 हमारा ऑप्शन थर्ड सही होता है। एक बार और देख लेते हैं। द हिंदू एन रवि की, द टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस, द हिंदुस्तान टाइम्स सुकुमार रंगनाथन, और द इंडियन एक्सप्रेस रामकमल झा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होता है। अगला है कि राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी। तो सभी सीटें कहाँ कहाँ जीती थी उस समय जो 16वें लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही पूछा गया है। तो देखिए उस समय जीती थी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड था ना, राजस्थान, उत्तराखंड, और उसके बाद था आपका हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 16वें लोकसभा में भाजपा ने सभी सीटों को जीता था। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 सूचियाँ दी गई हैं। तो एक सूची में निर्वाचक समस्या है और दूसरी जो सूची है उसमें निर्वाचकी सुधार दिया गया है। तो समस्या को किस सुधार द्वारा मिलान करना है? तो मतदाताओं का जाली पंजीकरण, जो मतदाताओं का जाली पंजीकरण है उसके सुधार के लिए क्या किया जाता है, यही हमें बताना है। तो जो मतदाताओं का जाली पंजीकरण है उसकी पहचान के लिए फ़ोटो पहचान पत्र, उसके सुधार के लिए क्या किया गया? तो फ़ोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गई। फिर है जो गणना है, मतगणना में देरी है, तो मतगणना में देरी के सुधार के लिए क्या किया गया? तो मतगणना में देरी हो रही है उसके सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था की गई। निर्वाचन के दौरान जो हिंसा होती है, तो निर्वाचन के दौरान जो हिंसा होती है उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या किया गया सुधार के लिए? तो निर्वाचन के दौरान जो हिंसा होती है उसके सुधार के लिए जो मतदान किए गए वो चरणबद्ध किए गए, और जो अत्यधिक उम्मीदवार, इसके जो सलूशन इसका दिया गया अत्यधिक उम्मीदवार का, वह है कि अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना। जो अभ्यर्थियों थी जो मतलब इलेक्शन में जो भाग ले रहे थे उनकी जो जमानत राशि थी उसे बढ़ा दिया गया, जिससे इसमें सुधार हुआ। तो मतदाताओं के पंजीकरण, जो जाली पंजीकरण है उसके सुधार हेतु फोटो पहचान पत्र बनाए गए। मतगणना में देरी होने के कारण उसका सुधार के लिए क्या किया गया? मतगणना में देरी ना हो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था की गई। निर्वाचन के दौरान हिंसा को रोकने के लिए चरणबद्ध मतदान किए गए, और अत्यधिक उम्मीदवार जो उसमें सम्मिलित होते थे उनके लिए जो जमानत राशि थी उसे बढ़ा दिया गया। तो जो हमारा देखिए इसमें आंसर सही क्या होता है? 4312 है ना, 4312। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्या है? कथन और कारण बतलाना है। चलिए कथन कारण पढ़ लेते हैं। कथन कहता है कि भारत जो है
भारत में अभिजात वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजात वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा। भारत में अभिजात वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजात वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा। और जो कारण है वह कहता है कि अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। तो देखिए कथन तो दोनों सही है, पर इन दोनों की कोई आपस में कोई मेल जोल नहीं है, इनकी कोई व्याख्या नहीं हो रही है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो माइरन वाइनर, जो माइरन विनर है वो किससे संबंधित है? तो जो माइनर विनर है वह भारतीय विडंबना की बात करते हैं। द इंडियन पैराडॉक्स की बात की गई है माइनर विनर द्वारा। रजनी कोठारी, तो जो रजनी कोठारी है इन्होंने बात की है कांग्रेस व्यवस्था की बात करते हैं रजनी कोठारी। सुहास पलसीकर संबंधित है परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था से। देखिए रजनी कोठारी कांग्रेस व्यवस्था से संबंधित है, सुहास पलसीकर जो है वह परा कांग्रेस व्यवस्था से संबंधित है। और जो योगेंद्र यादव हैं ये तृतीय लोकतांत्रिक आयोग से संबंधित है। योगेंद्र यादव जो है वह तृतीय लोकतांत्रिक आयोग से। माइरन विनर की संबंधित है इंडियन पैराडॉक्स से, यानी भारतीय विडंबना से। रजनी कोठारी संबंधित है कांग्रेस व्यवस्था से। सुहास पलसीकर परा कांग्रेस व्यवस्था से। और योगेंद्र यादव जो है यह तृतीय लोकतांत्रिक आयोग से। तो जो हमारा मिलान से होता है आपको देखिए 2 3 4 1, तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा इसमें 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 सूचियाँ दी गई है उसको भी हमें मिलान करना है। तो सूची 1 में दृष्टिकोण है, जबकि सूची 2 में क्या है? भारतीय लोकतंत्र की आलोचना। तो कौन से दृष्टिकोण से किसकी आलोचना की गई है यह हमें मिलान करना है। हिंदू राष्ट्रवादी, तो हिंदू राष्ट्रवादी जो है वह स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण करने की बात करते हैं। तो ये किस प्रकार आलोचना करते हैं? हिंदू राष्ट्रवादी जो है वह कहते हैं जो स्वदेशी लोकतंत्र की परंपराएं हैं उनकी उपेक्षा की गई है और पश्चिमी लोकतंत्र को अपनाया गया है, ये हिंदू राष्ट्रवादी का कहना है। और गांधीवादी क्या कहते हैं? तो गांधीवादी कहते हैं प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद सीमित स्थान। गांधीवादी कहते हैं कि प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद क्या किया गया है? तो बेहद सीमित स्थान की बात की गई है। और देखिए मार्क्सवादी, जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी कहते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो एक छलावा है, क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। तो मार्क्सवादी फोर्थ से सम्मिलित। उदारवादी लोकतंत्र जो हैं वह व्यक्तिगत गरिमा की बात करते हैं। हाँ देखिए जो उदारवादी लोकतांत्रिक हैं वे व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्र सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। कौन? तो भारतीय लोकतंत्र है वह व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ, यह कहा था उदारवादी लोकतांत्रिकों ने। तो देखिए जो हिंदू राष्ट्रवादी वो क्या कहते हैं? तो हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कि हिंदू राष्ट्रवादी क्या कहते हैं? भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहते हैं कि स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण किया है। वे हिंदी राष्ट्रवादी के द्वारा की गई आलोचना है। गांधीवादी आलोचना करते हैं भारतीय लोकतंत्र की, तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद सीमित स्थान दिया गया है। जो मार्क्सवादी है वह भारतीय लोकतंत्र की जो आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि एक छलावा है, क्योंकि ये प्रभावशाली हितों की शक्ति और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। और जो उदारवादी लोकतांत्रिक हैं वे कहते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है वह व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ है। तो जो हमारा आंसर सही हुआ ऑप्शन 3142। तो हमारा 3142 यानी ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल कर सरकार बनी थी, तो वह कौन सा पहला राज्य था यही हमें बतलाना है। तो यह वह कौन सा था? तो वह मद्रास था। जो मद्रास था यह पहला राज्य था जिसमें तोड़ जोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी। सो फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।